नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप डीएलएड, बीएड या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की या फिर आप समझना चाहते हैं बच्चे, उनके मन को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल होंगी। यकीन मानिए इसका हर एक वीडियो आपका बच्चे के प्रति नज़रिए में कुछ न कुछ चेंजेज़ ज़रूर लाएगा। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो की पहली टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाली है हमारी बच्चे तथा बचपन, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। सबसे पहले अगर ऐतिहासिक या सामाजिक संदर्भ को समझे उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बचपन आखिर है क्या। तो सामान्य तौर पे जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक की जो आयु होती है, जो समय काल होता है, उसी को कहा जाता है बचपन। यानी कि बचपन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों का समावेश होता है। अभी बाल मनोविज्ञान इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि बच्चे और बचपन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग देखें तो जिन प्याजे साहब कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वे ज्ञान के सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं एवं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना स्वयं करते हैं। मतलब कि जो बच्चा है वो क्या होता है कि खुद से ही अपनी परिवेश में ज्ञान की खोज करता है, नए नए तरीक़ों से, नई नई परिस्थितियों से अवगत होता है और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करता है। अगर हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ें और पढ़ें नोम चॉम्स्की को, तो नोम चॉम्स्की भी कहते हैं कि बच्चे में जो है जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता होती है। अर्थात कि जो बच्चे होते हैं उनमें जन्म से ही भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है, जो कि समय के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धीरे धीरे उनकी ये भाषा अर्जन क्षमता कम होती जाती है। इसका मतलब है कि बचपन की अवधि जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे अगर बढ़ें तो आगे हम लोग अभी जो है बाल शिक्षा में देखते हैं कि यूज किया जाता है चाइल्ड सेंटर्ड। यानी कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी गतिविधि होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो बच्चों पे डिपेंड करेगी। यानी कि अभी अभी टीचर को जो है चलना है बच्चों के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि टीचर इंस्ट्रक्शन देंगे और बच्चे उसको फॉलो करेंगे, बल्कि बच्चों के अनुसार टीचर नई नई गतिविधियों का चयन करेंगे, उनका क्रियान्वयन करेंगे, उसमें बच्चों की सक्रिय भूमिका निश्चित करेंगे। आगे अगर बढ़ें तब हम लोग देखते हैं कि अभी जो है शिक्षा में अपनाया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि समाज की किसी भी तरीके से अगर कोई बच्चा पिछड़ा हुआ है, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो मानसिक रूप से पिछड़ा हो, किसी भी रूप में अगर पिछड़ा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सभी बच्चों को एक साथ एक परिस्थिति में क्या करनी है, शिक्षा देनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है कि क्या अभी जो है ये जो मनोविज्ञान इतना ज़्यादा विकसित हो गया है, क्या शुरू से ही ऐसा है? क्या शुरू से ही बाल मनोविज्ञान ऐसा है कि बच्चों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? तो चलिए हम लोग चलते हैं थोड़े से इतिहास की तरफ। वैसे तो अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास में हम लोग बस ये देखते हैं कि इतिहास के घर कैसे हैं, उस समय के लोग कैसे थे, उस समय का खान पान कैसा था, उस समय के रहन सहन कैसे थे, लोग कहाँ रहते थे, जीवन यापन के कौन से तरीके अपनाते थे। लेकिन हम लोग कभी भी इस बारे में सोचने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि आखिर उस समय बच्चों का बचपन था कैसा। तो चलिए, उतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हुए भी कुछ एक तर्क है, कुछ एक कविताएं हैं, कुछ एक कहानियां हैं, उनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन काल में बच्चों का बचपन आखिर था कैसा, अभी के जैसा था या अभी से अलग था। तो चलिए देखते हैं। इस संदर्भ में अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले प्लूटो सर को देखते हैं। प्लूटो सर क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं बड़ों के बीच में विदेशी की तरह होता है। मतलब
उन्होंने शायद से कहीं न कहीं ये ज़रूर देखा होगा, जैसे कि हम किसी विदेशी से बात करते हैं, जिसकी भाषा हमें नहीं आ रही होती है, तो बात करने के दौरान क्या होता है, हम लोग झिझक महसूस करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि उसकी बातों को मैं समझूँगा या नहीं, या मेरी बातों को वो समझेगा या नहीं, या समझेगा भी तो सही समझेगा या नहीं, ये सोचते हैं और ये चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारे मन में उनसे बात करने में एक झिझक महसूस होती है। ना हम अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त कर पाते हैं और ना ही उनकी भावनाओं को सही तरीके से हम लोग समझ पाते हैं। तो यहाँ पे शायद से प्लूटो ये ऐसा देखे होंगे कि बच्चों के साथ इस तरह का जो वयस्क लोग हैं वो झिझक महसूस कर रहे होंगे, तो शायद से इसलिए उन्होंने ये कहा कि बच्चे जो हैं बड़ों के बीच में क्या होते हैं, एक विदेशी की तरह होते हैं। लेकिन इसी कथन को लेकर के विचारकों का एक तर्क ये भी कहता है कि जिस तरह से हम विदेशियों को सम्मान देते हैं, ठीक है उनकी भाषा हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सम्मान देते हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान देते हैं, उनके विचारों को सम्मान देते हैं, उनकी बातों को सम्मान देते हैं, इसी तरीके से हमें बच्चों को भी सम्मान देना है, उनकी टूटी भाषा को भी समझने का प्रयास करना है, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना है, अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाने का प्रयास करना है, कम से कम बात तो हो, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन होगी वो तो उन्हीं पे डिपेंड करेगी, उस समय तो हम लोग रहेंगे नहीं। तो एक तर्क ये कहता है कि जिस तरह हम विदेशियों को सम्मान देते हैं उसी तरीके से हमें बच्चों को भी सम्मान देना है, उनकी भावनाओं को भी सम्मान देना है। इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सूरदास जी के द्वारा एक कविता लिखा गया था, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें सूरदास जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से बाल कृष्ण की बहानों को दर्शाते हैं। जब मैया पूछती हैं कि कान्हा क्या तुमने माखन खाया है, तो बड़े एकदम मासूमियत से कहते हैं कि नहीं मैया, सवेरे होते ही तो मैं चला जाता हूँ गैया को लेकर के, और साँझ ढले घर आयो, यानी कि शाम जब होती है तब मैं घर आता हूँ, तो बताओ भला मैंने कब खाया माखन। मैया भी जानती है कि माखन तो कान्हा ही खाया है, लेकिन फिर भी गले लगा लेती है और कहती है कि हाँ शायद गोपियाँ ही झूठ बोल रही होंगी। तो इसको लेकर के एक तर्क ये दिया जाता है कि ठीक है, आप बच्चे को जो है, ठीक है, आप अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है आपके लाइफ में, तो ये नहीं करना है कि ये उम्मीद नहीं रखना है कि बच्चा एकदम से बोल दे कि मैया मैंने ही माखन खायो, या फिर उन्हें ये नहीं बतलाना है कि देख बुआ सही सही बोल दे, पिटाई नहीं लगेगा, अगर झूठ बोले तो बहुत ज़्यादा कुटाई लगेगा। ठीक है, तो इसमें एक तर्क ये कहा जाता है कि बच्चों को भी छिपने का मौका दें, उन्हें भी थोड़ा जो मासूमियत में बहाना बनाते हैं वो बनाने का मौका दें, उन्हें अपनी कल्पना की दुनिया में रहने का मौका दें। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि उनकी जो अमूर्त सोच है वो उसमें विकास होगा, उसका विकास होगा। अब इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ये सही तरीके से नहीं बतलाया गया था, रीजन कि उस समय में बाल मनोविज्ञान इतना ज़्यादा विकसित नहीं था। आगे अगर बढ़ें तो सामान्य तौर पे अगर हम विचारकों की देखें, विचारकों का मत अगर देखें, तो उनका मत है कि प्राचीन मानव समाज में बच्चे को स्वतंत्र सामाजिक प्राणी की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता था। यानी कि जिस तरह से एक वयस्क की अपनी एक पहचान होती थी, वो पहचान किसी बच्चे की थी ही नहीं। तो क्या हर एक केस में ऐसा ही है? तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि कुछ, लेकिन जब देखने का प्रयास करते हैं तब हमें कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं। उनमें से सबसे पहला है हड़प्पा कालीन खिलौने, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि जब हड़प्पा काल की खुदाई हो रही थी तो वहाँ से इस तरह के कुछ खिलौने मिले। साथ ही साथ ये देखने को मिला कि उस समय जो घर थे उसका जो मेन गेट था वो सड़क की तरफ नहीं होता था। रीजन ये बतलाया जाता था कि इससे बच्चे की सुरक्षा हो सके, जो सड़क पे सवारियां चलती है उससे। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो समाज इतना ज़्यादा सचेत हो बच्चों को लेकर के, उसमें कुछ ना कुछ तो संवेदनशीलता होगी ही। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कालिदास द्वारा रचित एक है अभिज्ञान शकुंतलम। उसमें शकुंतला पुत्र भरत की बात की गई है। बतलाया गया है
कि कैसे शकुंतला पुत्र भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो यहाँ से ये तो कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे के बचपन को महत्व दिया जाता था। अब किसी बच्चे के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, तो बचपन को महत्व तो दिया जाता होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, कि हमें कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं प्राचीन समाज में, जहाँ पे बचपन के ऊपर सामाजिक दबाव देखा जा सकता है। जैसे में आपका महाभारत के समय में कर्ण और एकलव्य का बचपन, इनका बचपन एक उदाहरण हो सकता है। ऐसा झलकता है कि इनके बचपन पे सामाजिक दबाव देखने को मिल रहा है। मोटी तौर पे अभी तक हम लोग समझे कि प्राचीन काल को समझे एक मोटी तौर पे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी के इतना तो ये जो बाल विकास की जो अवधारणा है वो विकसित नहीं थी। और जो भी एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं अभी तक में, वो सारे जो है अभिजात वर्ग के देखने को मिल रहे हैं। सुविधा विहीन वर्गों के, किसानों के, जो मिडिल क्लास हैं, उनके बच्चों का बचपन कैसा था, ये सही तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। एक हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो उदाहरण है उसको छोड़ दें, तो बाकी सारे एग्जाम्पल्स जो हैं सो क्या हैं, अभिजात वर्ग से हैं। उस समय में मिडिल क्लास का, किसानों का, उनके बच्चों का कैसा बचपन था, इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा जानने को नहीं मिल पा रहा है। आगे बात करें तो एक इतिहासकार हुए हैं फिलिप एरीज। उन्होंने जो प्राचीन काल के जो गुफा थे, उसमें जो चित्र थे और भी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, और उसके अनुसार उस पर निष्कर्ष निकाला कि मध्य युग से पूर्व जो है शैशवावस्था की अवधारणा तो थी, लेकिन बाल्यावस्था और किशोरावस्था की अवधारणा नहीं थी। इसका मतलब ये कि बचपन को सिर्फ शैशवावस्था तक ही सीमित माना जाता था। शैशवावस्था खत्म मतलब बउआ तुम्हारा बचपन खत्म, अब तुम वयस्क बनने की तैयारी करो। इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिल सकते हैं कि जैसे ही बच्चों का शैशवावस्था खत्म होता था, उन्हें युद्ध विद्या में लगा दो, उन्हें ये मतलब उन्हें कुछ जो है जिम्मेवारियां निभाने में लगा दो कि बउआ कल हो करके तुम्हें ये सारी जिम्मेवारियां निभानी पड़ेंगी, तो इन सारी जिम्मेवारियों को तुम्हें सीखना पड़ेगा। लेकिन आगे कहते हैं फिलिप एरीज कि जैसे जैसे समय में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब बचपन की अवधारणा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। लोग जो है बच्चों की संवेदनाओं को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। समय के साथ इन्हीं अवधारणाओं ने 17वीं शताब्दी तक, यानी कि मध्यकाल के उत्तरार्ध तक बचपन की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी। यानी कि अगर हमसे अब कोई पूछे कि बचपन की जो आधुनिक अवधारणा है उसकी नींव कब से मानी जा सकती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, 17वीं या 18वीं शताब्दी तक। 17वीं या 18वीं शताब्दी से बचपन की जो आधुनिक अवधारणा है, जो अभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि बचपन ही मतलब जो बच्चा है वही सब कुछ है, तो ये कब से देखने को मिलती है, इसका विकास कब से देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है 17वीं से 18वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ें और अगर हम बात करें कि बचपन की जो आधुनिक अवधारणा है इसका श्रेय किसे दिया जाए, तो इसका श्रेय दिया जाता है जीन जैक्स रूसो को। क्यों? क्योंकि जीन जैक्स रूसो कहते थे कि जो बचपन की अवधि है ना बहुत छोटी है, बचपन की जो अवधि है बहुत ज़्यादा छोटी है। हमें इस छोटी सी अवधि में जो मासूम बच्चे हैं उसकी मासूमियत को छीनना नहीं चाहिए, उनकी खुशियों को नहीं छीनना चाहिए। इन जल्दी बीत जाने वाले समय में हम वयस्क के लिए, तुम अब वयस्क बनने जा रहे हो, इसलिए तुम अब अपनी जिम्मेदारी को समझो, ये समझो वो समझो, ये सारी चीज़ें डाल करके उनकी खुशियों में या फिर इनके जल्दी बीत जाने वाले दिनों में करवाहट हमें नहीं भरनी चाहिए। ऐसा किसका मानना था? जीन जैक्स रूसो। और अब भी अगर देखें कि शिक्षा में क्या चल रहा है, तो यही चल रहा है कि भैया कुछ भी हो जाए बच्चों का बचपन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, बच्चों का बचपन बिल्कुल भी छीना नहीं जाना चाहिए। तो अगर अब से कोई भी पूछे कि आधुनिक अवधारणा का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो जो बचपन की आधुनिक अवधारणा है उसका श्रेय दिया जाता है जीन जैक्स
रूसो को। ठीक है, इस तरह से हम लोग निष्कर्ष के तौर पे अभी तक क्या समझ पाए हैं? ये समझ पाए हैं कि जो बचपन की आधुनिक अवधारणा है वो कोई पुरानी नहीं है, ये क्या है, हाल फिलहाल में ही विकसित हुई है। ऐसा ही कुछ मानना है जॉन हॉल्ट का। वो कहते हैं कि जो आधुनिक बाल्यावस्था की संस्था है, दृष्टिकोण है, रीति रिवाज है, उनसे संबंधित कानून है इत्यादि का जो निर्माण है एक अनिवार्य क्या है, प्रयास है, जिसके अंतर्गत बच्चों के जीवन किस प्रकार हैं, उनके साथ जो बड़े हैं वो किस प्रकार व्यवहार करें, उनके जीवन के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस सब के बारे में पहली बार जो है वयस्क लोग सोचना प्रारंभ किए। यानी कि स्टार्ट किए पहली बार ये सोचना कि किस तरह जो है बच्चे के साथ हम लोग व्यवहार करें। कौन? वयस्क लोग। ठीक है, तो जॉन हॉल्ट का मानना है कि जो अभी जो बचपन को लेकर के जो अवधारणा चली आ रही है, जो दृष्टिकोण चला आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये हाल फिलहाल में ही विकसित हुई है। ये भी सच है कि समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती रहती हैं जो बचपन की इस आधुनिक अवधारणा के विपरीत काम करती है। लेकिन अब बदलाव क्या है कि अब ऐसी घटनाओं या ऐसी परिस्थितियों को जल्दी ही कई तरह के अभियान चला करके या कई लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रयास करके जल्दी ही इसको ख़त्म करने का, समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि अगर औद्योगिक क्रांति के समय की बात करें तो उस समय बाल श्रम क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन उसके लिए कई सारे अभियान चले और इसका फलस्वरूप क्या हुआ कि 1802 से 1878 में जब कारखाना अधिनियम आया था तो इसके द्वारा क्या किया गया था, बाल श्रम को समाप्त किया गया था। और इन्हीं प्रयासों में अभी हम बहुत सारे ऐसे कानून देखते होंगे जो कि बाल अधिकारों के रक्षा के लिए बनाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाल अधिकार। ठीक है, तो इसका भी आगे हम वीडियोज बनाएंगे, सेकंड टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और ये थी हमारी आज की ऐतिहासिक समझ बच्चे और बचपन को लेकर। बाकी के पार्ट में अभी ऐतिहासिक अवधारणा हो चुकी है। अब जो वीडियो आएगी उसमें सांस्कृतिक अवधारणा पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये सेशन, ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने आप में इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।